नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। 27 मई 2026 की रात पटना के मीठापुर इलाके में एक छापेमारी शुरू होती है। ये कोई सामान्य कार्यवाही नहीं थी। करीब 11 घंटे तक चली इस रेड में जांच एजेंसियों को करोड़ों रुपए के सोने, चांदी और हीरे के गहने, लाखों रुपए नकद, जमीन से जुड़े 47 दस्तावेज, बैंक खातों से संबंधित रिकॉर्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। लेकिन इस छापेमारी की सबसे बड़ी कहानी बरामद सामान नहीं था। कहानी उस नाम की थी जो पिछले कुछ समय से बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। ऋषु रंजन सिन्हा, जिन्हें लोग ऋषु श्री के नाम से भी जानते हैं। 38 वर्षीय ऋषु श्री बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले तक उन्हें एक सामान्य ठेकेदार के रूप में जाना जाता था। साल 2016 में उन्हें पटना में रियल बल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी उन्होंने रजिस्टर कराई। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसके बाद कंपनियां और उनसे जुड़े नेटवर्क ने धीरे धीरे सरकारी ठेकों की दुनिया में तेजी से विस्तार कर लिया और देखते ही देखते उनका नाम कई विभागों, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं और प्रभावशाली अधिकारियों से जुड़ने लगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सा ठेकेदार का नाम बिहार के बड़ी IAS अधिकारियों और केंद्रीय एजेंसियों की जांच तक कैसे पहुंच गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। दरअसल ऋषु श्री का नाम अचानक सामने नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस से जुड़ी जांच से। साल 2024 में परिवर्तन निदेशालय यानी ED ने संजीव हंस के खिलाफ जांच शुरू की। संजीव हंस 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं और बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। जुलाई 2024 में ED ने पटना, मधुबनी, दिल्ली और पुणे सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके बाद अक्टूबर 2024 में संजीव हंस को एक पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बेहिसाब संपत्ति की जांच की गई। बाद में अक्टूबर 2025 में पटना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि संजीव हंस से जुड़े मामलों में आरोपी की जांच और कानूनी प्रक्रिया अलग अलग स्तर पर चल रही है और अंतिम फैसला अदालत को करना है। इसी जांच के दौरान ED की नजर एक और नाम पर गई, वो है ऋषु श्री। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियों के सामने एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर सामने आने लगी। अप्रैल 2025 में ED ने अपनी रिपोर्ट बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी SVU को सौंपी। यहाँ दो एजेंसियों को भूमिका समझना बेहद जरूरी है। SVU मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और सरकारी प्रक्रियाओं से कथित गड़बड़ियों की जांच करती है, जबकि ED इस बात की पड़ताल करती है कि कथित तौर पर कमाया गया पैसा आखिर गया कहाँ और उसका इस्तेमाल कैसे किया गया। ED की रिपोर्ट के आधार पर SVU ने ऋषु श्री और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में संजीव हंस, ऋषु श्री के कर्मचारी संतोष कुमार और एक कंपनी निर्देशक का नाम जांच में जारी है। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया, जबकि ED ने समानांतर रूप से मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपनी जांच आगे बढ़ाई। अब सवाल ये है कि आरोप आखिर है क्या? जांच एजेंसियों के मुताबिक ऋषु श्री केवल एक ठेकेदार नहीं थे, बल्कि कथित तौर पर सरकारी टेंडरों के नेटवर्क में एक प्रभावशाली भूमिका भी निभा रहे थे। ED के अनुसार उनकी कंपनियां जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, शहरी विकास, शिक्षा, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग सहित कई सरकारी परियोजनाओं से जुड़ी थीं। आरोप है कि कुछ अधिकारियों और कंपनियों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसके जरिए टेंडर कथित तौर पर पसंदीदा लोगों या कंपनियों को दिलाए जाते थे। उसके बदले में लाभ पहुंचाया जाता था। जांच में कुछ उदाहरण भी सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल संसाधन विभाग का एक ठेका अहमदाबाद की एक कंपनी को मिला था, लेकिन बाद में उसी नाम का संचालन कथित तौर पर ऋषु श्री से जुड़े लोगों के माध्यम से पाया गया। जांच एजेंसियां इसी तरह के लेन देन और अनुबंधों की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन मामला सिर्फ टेंडरों तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसियां वित्तीय लेन देन, सहयोगियों और कथित कारोबारी नेटवर्क तक पहुंच गई। जून 2025 में ED ने पटना, मुजफ्फरपुर, सूरत और पानीपत समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। इसके बाद नवंबर 2025 में अहमदाबाद, सूरत, गुरुग्राम और दिल्ली में भी कार्रवाई की। इन छापों में नकदी, दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। इसी बीच ऋषु श्री ने राहत के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू सामने आता है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वो इस बात पर भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं इस नेटवर्क का प्रभाव अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तक तो नहीं पहुंचा।
यानी इस जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ी कि क्या सिर्फ सरकारी ठेकों को प्रभावित करने की कोशिश हुई या फिर प्रशासनिक नियुक्तियों पर भी कथित प्रभाव डाला गया। अगर जांच में ऐसे आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल टेंडर विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। अब लौटते हैं 27 मई 2026 की उस कार्यवाही पर। एसयूवी को इनपुट मिला था कि ऋषुश्री देश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद पटना के मीठापुर स्थित उनके फ्लैट पर छापेमारी की गई। लगभग 11 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद बड़ी मात्रा में दस्तावेज, गहने, नकदी और डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद किए गए। अगले दिन यानी 28 मई 2026 को ऋषुश्री को गिरफ्तार किया गया। उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत भी भेज दिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। 30 मई 2026 को बिहार सरकार ने 2 IAS अधिकारियों योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया। जांच रिपोर्ट्स के अनुसार आरोप है कि इन अधिकारियों को कथित तौर पर ऋषुश्री की ओर से विभिन्न प्रकार के लाभ और सुविधाएं भी पहुंचाई गईं। योगेश कुमार सागर को लेकर आरोप है कि उनके और उनके रिश्तेदारों को विदेश यात्रा का खर्च उठाया गया। वहीं अभिलाषा कुमारी शर्मा को लेकर आरोप है कि उनके आवास पर महंगे काम करवाए गए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए और कुछ निजी खर्चों में सहायता भी दी गई। हालांकि इन सभी आरोपों की जांच जारी है और अदालत में इनकी पुष्टि होना अभी बाकी है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल सरकारी परियोजनाएं सिर्फ कागजों पर बनने वाले अनुबंध नहीं होती। इन्हीं परियोजनाओं से सड़कें बनती हैं, अस्पताल तैयार होते हैं, पुल बनते हैं, स्कूलों का निर्माण होता है और गांव तक बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई जाती हैं। सरकार सीधे हर काम नहीं करती। इन कामों के लिए ठेके दिए जाते हैं, टेंडर प्रणाली तय करते हैं कौन कंपनी कौन सा काम करेगी। अगर इसी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो उसका असर सीधे जनता पर पड़ता है, क्योंकि नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं बल्कि उन लोगों का भी होता है जो बेहतर सड़क, अस्पताल और विकास योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ऋषुश्री का मामला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। ईडी और एसयूवी दोनों एजेंसियां अपनी जांच जारी रखे हैं। बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और वित्तीय लेन देन की पड़ताल भी की जा रही है। एजेंसियों का दावा है कि उनके पास दस्तावेज, साक्ष्य मौजूद हैं। दूसरी ओर कानून की नज़र में अभी ये सभी आरोप हैं जिन्हें अदालत में साबित किया जाना है। लेकिन इस पूरे मामले ने बिहार के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया। क्या ये सिर्फ ठेकेदार की कहानी है या फिर उस पूरे सिस्टम की कहानी है जहां विकास के नाम पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए के पीछे प्रभाव, पहुंच और कथित भ्रष्टाचार का एक समानांतर खेल भी मौजूद हो सकता है। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां, अदालत और सामने आने वाले सबूत देंगी। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, मेरे यानी निकिता के साथ। धन्यवाद।